वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम देखेंगे फोकस एरियाज टू प्रिपेयर क्वालिटी रिव्यू आर्टिकल। ये एक दूसरा वीडियो है जो कि हमारे पब्लिकेशन टिप्स वाली प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड और भी 15 वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको भी जाके ज़रूर देखें। तो हम सभी जब पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे हमको डाउट्स होते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है उसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्नल आर्टिकल्स होते हैं क्या हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से फोकस एरियाज होते हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है जब हमको पब्लिकेशन के लिए जाना है, और जब हम एक रिव्यू आर्टिकल को बनाएंगे तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर जब हमारा एक मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है तो उसको हमको कौन से जर्नल में पब्लिश करना है, उसके लिए जर्नल सिलेक्शन क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरियाज होना चाहिए, और क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में जिसकी वजह से हमारा जो पेपर है वो रिजेक्ट हो जाता है या पब्लिश नहीं हो पाता है अच्छे जर्नल में। तो ये इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जो कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जर्नल के कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। तो आज हम स्पेशली एकेडमिक जर्नल्स की बात करेंगे। फर्स्ट आता है रिसर्च आर्टिकल्स। इसमें जो हमारा ओरिजिनल रिसर्च है, डेटा है, फाइंडिंग्स है, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, सर्वेज हैं। फिर रिव्यू आर्टिकल्स वो होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग रिसर्च जो होती है किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे उसको समराइज करती है और उसको एक आर्टिकल के फॉर्म में पुट करते हैं, लाइक सिस्टमैटिक रिव्यूज है, मेटा एनालिसिस है। फिर थर्ड आती है केस स्टडीज। इसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक केस होता है जिसको कि डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, और ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है मेडिकल, लीगल और बिजनेस रिसर्च में। नेक्स्ट आता है शॉर्ट कम्युनिकेशंस। इसमें ब्रीफ रिपोर्ट होती है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स की या न्यू मेथोडोलॉजीज की। इसमें रेफरेंसेस बहुत कम होते हैं, अराउंड 10 रेफरेंसेस होंगे, और ये शॉर्ट कम्युनिकेशंस हैं तो नंबर ऑफ पेजेस या नंबर ऑफ वर्ड्स भी इसमें कम होते हैं, बट इसकी भी वैल्यू उतनी होती है जो कि एक दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट या आर्टिकल की होती है। फिर आते हैं लेटर्स टू एडिटर। ये कमेंट्स, क्रिटिक्स या डिस्कशंस होते हैं रिलेटेड टू पब्लिश्ड आर्टिकल। तो अगर कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल है और आपको लगता है कि इसमें आप अपने कुछ इनपुट्स दे सकते हैं, कुछ डिस्कशन दे सकते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि आज का ये टॉपिक हम रिव्यू आर्टिकल के ऊपर है, तो रिव्यू आर्टिकल बेसिकली एक क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस होता है या ओपिनियन ऑफ द प्रीवियसली पब्लिश रिसर्च होता है, जो कि एक डिफाइन करता है गैप्स को, जो हमारे पास जो ओल्ड नॉलेज और करंट नॉलेज के बीच का जो गैप है, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबल सॉल्यूशंस देता है या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देता है किसी भी एक रिसर्च प्रॉब्लम। तो क्या बेनिफिट होता है एक रिव्यू आर्टिकल को लिखने का। तो प्राइमरी बेनिफिट देखें तो जो रिसर्चर्स हैं उनको ये हेल्प करते हैं समझने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम्स को, और किस तरीके से आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम्स। सेकेंडरी बेनिफिट्स की बात करें तो ये क्वालिटी रिव्यू जो है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है रिसर्चर को। फिर जो स्कॉलर है या जो पर्सन लिख रहा है उसको साइटेशंस प्रोवाइड करता है। फिर इंस्टीट्यूट के साइटेशंस बढ़ते हैं जब हम कोई रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, तो और साथ ही साथ साइटेशन एच इंडेक्स बढ़ता है जो कि गवर्नमेंट फंडिंग के लिए हमको हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे की फोकस एरियाज। तो जब भी आपको एक रिव्यू आर्टिकल बनाना है तो सबसे पहले आप एक कंसाइज क्लियर टाइटल डिज़ाइन करेंगे जो कि जिस टॉपिक के ऊपर आप अपना एक रिव्यू आर्टिकल को लिखना चाहते हैं। तो शुरू में हो सकता है कि टाइटल जो है आप एक डिटेल टाइटल लिख लें या आपका टाइटल उतना प्रिसाइज या कंसाइज ना हो, लेकिन जब फाइनल वर्जन तक हम पहुंचते हैं तो हमारा एक टाइटल बहुत लंबा टाइटल नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज और कंसाइज टाइटल होना चाहिए जिस टाइटल को देख के ये समझ आ सके कि हम अंदर आर्टिकल में क्या बताने वाले हैं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो बैकग्राउंड होता है, उसमें थोड़ी सी करंट नॉलेज होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके आर्टिकल के, और इसमें आपको डिफरेंट जो दूसरों के जो जर्नल्स हैं आपके आर्टिकल से रिलेटेड उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देते हैं विथ रेफरेंसेस, साइटेशंस। तो प्रॉपर साइटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने जो चीज़ जिसके आर्टिकल से लिया है, टेबल बनाया है तो टेबल में साइटेशन होना चाहिए, फिगर में साइटेशन होना चाहिए, टेक्स्ट में साइटेशन होना चाहिए, और जो भी आप समरी लिखते हैं वो आपके अपने वर्ड्स में होना चाहिए, कहीं भी प्लगैरिज्म नहीं हो। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स अच्छी तरीके से हों ताकि उसमें एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मिल सके, और एक जो आप आर्टिकल
लिख रहे हैं, रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, उसका कुछ आउटकम निकल के आए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी आर्टिकल जो है वो अगर उसकी ग्रामर अच्छी नहीं है, अगर वो अच्छी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, तो वो कभी भी पब्लिश नहीं होता है या अपीलिंग नहीं होता है। तो हमको फाइनल जो हमारा एक ड्राफ्ट बन गया उसको प्रॉपर ग्रामर और प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए। ये एक ब्रॉडर वे में फोकस एरियाज हैं। अब इसको हम डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, चूज अ रेलिवेंट एंड फोकस टॉपिक। आप जिस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको प्रॉपरली देखिए कि अभी उसकी ज़रूरत है कि नहीं, स्कोप्स है कि नहीं है, और उसके बाद उसको उस टॉपिक को करंट जो फील्ड है उससे रेलेवेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ वो रिसर्च एक्टिविटी और या गैप इन द लिटरेचर को आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। और कहीं ना कहीं अगर आप आर्टिकल का एक टॉपिक ले रहे हैं तो अगर आप उस पर आगे रिसर्च करने वाले हैं तो उसी से रिलेटेड लें तो अच्छा है। अगर आप अलग अलग एरियाज के बहुत सारे रिव्यू लिखते हैं तो इन फ्यूचर आपके रिसर्च में वो आर्टिकल्स काम नहीं आते हैं। तो अच्छा होगा कि आप एक ब्रॉडर एरिया ले लें और उस पर फिर आप छोटे छोटे आर्टिकल्स और अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि नॉवेल्टी ऑफ द टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टॉपिक है उसमें बहुत सारा वर्क ऑलरेडी हो चुका है, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं, तो फिर उसमें आपका आपका क्या उसमें इनपुट होगा वो बहुत मुश्किल होगा। तो एक चीज़ ज़रूर हमको देखनी है कि जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें हमारा फ्रेश पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बात करेंगे, जब आपने टॉपिक्स एक फाइनल कर लिया, एक एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उसमें एग्जॉस्टिव कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर सर्च करिए। लिटरेचर सर्च आप किस तरीके से करेंगे, आप अच्छे डेटाबेस को यूज़ करिए, लाइक पबमेड, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, गूगल स्कॉलर, और उसके बाद उसमें आप प्रॉपरली आर्टिकल्स को देखिए, सर्च करिए, क्वालिटी देखिए, और एटलीस्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के पब्लिकेशंस आपको ज़रूर देखने चाहिए। प्रॉपर कीवर्ड्स आप उसमें डालिए, डॉक्यूमेंट का सोर्स अच्छी तरीके से होना चाहिए। फिर आप उसको, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है मैं बोलना चाहूँगी कि जर्नल्स के अलावा पेटेंट सर्चिंग को भी आपको फोकस करना है। फिर आपको उसमें एनालाइज करना है क्रिटिकली अपने लिटरेचर को, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, इवैल्यूएट क्वालिटी एंड हाईलाइट द डिस्क्रिपेंसीज। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक आर्टिकल बनाना है तो उसका क्लियर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट, जो कि जर्नल के ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस के अनुसार होता है। जनरली 200 to 250 वर्ड्स का एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो उसको भी आर्टिकल्स में, मैन्युस्क्रिप्ट में कैसा होना चाहिए वो जर्नल्स के ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ होता है। फिर आता है इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस, साथ में होता है एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद जब भी आप विजुअल्स बनाते हैं तो वो अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे कि अगर आपने टेबल बनाया है तो उसमें आप क्लियरली अपने स्टडीज़ को समराइज करिए, फाइंडिंग्स को कंपेयर करेंगे, और साथ ही साथ उसमें रेफरेंसेस प्रॉपरली साइटेड होने चाहिए। फिगर्स आप बना रहे हैं तो क्लियर चार्ट्स, डायग्राम्स या मॉडल्स बनाइए। दूसरों का कॉपी नहीं करें, अपने ओरिजिनल आइडियाज से फिगर्स बनाएं और उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको रखें, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा होना चाहिए। इन्फोग्राफिक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्रिएटिव विजुअल्स यूज़ करिए ताकि जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको आप क्लियरली प्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डायग्राम्स की, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ जाती है कि हमारे पास अभी आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि साइंटिफिक और टेक्निकल डायग्राम के टूल्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें बायो रेंडर। ये बहुत ही एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री भी होता है, प्रीमियम प्लान्स भी होते हैं इसमें। ये स्पेशली डिज़ाइन होता है फॉर लाइफ साइंसेज। इसमें क्या होता है, प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स भी होते हैं और कुछ आइकॉन्स होते हैं फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल्स, पाथवेज और बहुत सारे। मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप अपने इनपुट्स को डाल के अपना डायग्राम खुद बना सकते हैं, तो आपका वो प्लेगैरिज्म नहीं आएगा। सेकेंड आता है केम ड्रॉ। अगर आपको कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने हैं, रिएक्शन की स्कीम्स बनानी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिगर्स बनाने हैं, तो आप ये केम ड्रॉ सॉफ्टवेयर यूज करिए। थर्ड आता है माइक्रोसॉफ्ट विजुओ। ये टेक्निकल डायग्राम्स बनाने के लिए एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें फ्लो चार्ट्स, नेटवर्क डायग्राम्स और इंजीनियरिंग स्कीमेटिक्स बहुत अच्छे से बनता है। फिर ग्राफ पैड प्रिज्म है। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर विजुअलाइजिंग साइंटिफिक डेटा थ्रू ग्राफ चार्ट्स, ऑफन यूज्ड इन बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज।
तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इनको आप देखिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आपको इजी लगता है उसको यूज करके अच्छे से फिगर्स को, डायग्राम्स को बनाएं। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है कि biorender.com में जाइए और इस तरीके से उसका पेज दिखता है। यहाँ पर हमको साइन अप करना है, ये फ्री होता है। और उसके बाद यहाँ देखिए बहुत सारे आइकॉन्स आपको दिखेंगे और बहुत सिंपल इजी सॉफ्टवेयर है। इससे आप अपने डायग्राम फिगर्स को बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमको किस तरीके से पेपर को डिज़ाइन करना है या मैन्युस्क्रिप्ट को डिज़ाइन करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जर्नल्स की अपनी ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनको जर्नल गाइडलाइंस बोलते हैं। तो सभी जर्नल्स की अपनी दी हुई होती है, उसको देखिए। उसमें फॉर्मेटिंग स्टाइल्स दिए होते हैं, वर्ड काउंट दिया होता है, साइटेशन स्टाइल होता है, और उसके साथ ही साथ सबमिशन प्रोसेस होता है कि किस तरीके से आपको सबमिट करना है। फिर हमको जो स्पेसिफिक गाइडेंस दिया हुआ है रिव्यू आर्टिकल्स को बनाने का, उसको ज़रूर फॉलो करना है। जैसे कहीं कहीं क्या होता है, वर्ड काउंट हर एक का दिया होता है, नंबर ऑफ रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं, रेफरेंसेस को कैसे साइट करना है वो दिया हुआ होता है, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन होता है कि आपको टेबल्स फिगर्स को एक साथ देना है कि एंड में देना है या अलग से देना है। तो वो पूरा आप उसको अच्छे से पढ़ें और उसके हिसाब से ही अपने आर्टिकल को अरेंज करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्लेगैरिज्म। प्लेगैरिज्म को सिंपल लैंग्वेज में देखें तो कॉपी पेस्ट आपको किसी और आर्टिकल का नहीं करना है। सो प्लेगैरिज्म ऑकर्स व्हेन समवन यूजेस अनदर्स वर्क, आइडियाज और वर्ड्स विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन, वायलेटिंग एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। अगर आपने किसी और के आर्टिकल से कुछ कंटेंट आपको लेना भी है तो आप उसको लैंग्वेज चेंज करेंगे और उसको आपको साइट करना है। साइट करना है मतलब उसको उसके बारे में लिखना है कि ये आपने कहाँ से लिया है, उसको रेफरेंस में कोट करना है, उसको साइटेशन करना बोलते हैं। बिना साइटेशन के अगर आपने किसी और के वर्क को ले लिया तो फिर वो प्लेगैरिज्म कहलाता है और ये परमिसिबल नहीं है। अब बात करेंगे प्लेगैरिज्म के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। डायरेक्ट प्लेगैरिज्म, अगर आपने किसी का पूरा पूरा कंटेंट जो है वो कॉपी कर लिया एज इट इज। सेल्फ प्लेगैरिज्म, अगर आपने अपने ही किसी आर्टिकल को पहले पब्लिश किया है और फिर सेकेंड आर्टिकल में उसमें से कुछ कंटेंट ले लिया तो वो भी सेल्फ प्लेगैरिज्म है। मोज़ेक प्लेगैरिज्म जो है वो पैच राइटिंग को बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा आपने कहीं से ले लिया, अपने आर्टिकल में डाल लिया तो वो मोज़ेक हो गया। पैराफ्रेजिंग प्लेगैरिज्म मतलब आप अपने अपने आर्टिकल्स के पैराग्राफ्स को लिया, उसको चेंज भी किया अगर, और लेकिन साइट नहीं किया। एक्सीडेंटल, आपने गलती से कुछ कंटेंट को ले लिया बिना साइट किए। कंप्लीट प्लेगैरिज्म मतलब किसी और के आर्टिकल को अपने नाम से पब्लिश करा लिया, या कोई आर्टिकल है उसको एक जर्नल में पहले पब्लिश कराया फिर टाइटल चेंज करके दूसरे में डाल दिया। सोर्स बेस्ड प्लेगैरिज्म भी होता है कि आपने प्रॉपरली सोर्स नहीं डाला। इनएक्यूरेट ऑथरशिप होती है कि अगर हो सकता है कि किसी का वर्क है और उसको ऑथर एज ऑथर आपने नहीं लिया तो इनएक्यूरेट ऑथरशिप होती है। फिर डिज़ाइन है, कुछ इमेज है, किसी के और के आर्टिकल से आपने कॉपी कर लिया और साइट नहीं किया, आपने उनसे परमिशन नहीं ली उस जर्नल से, तो भी वो प्लेगैरिज्म में आता है। किस तरीके से आप प्लेगैरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको उसको प्रॉपरली साइटेशन देना है, साथ ही साथ यूज अप्रोप्रिएट रेफरेंसिंग स्टाइल। फिर अगर आपको किसी के वर्ड्स को, किसी के पूरे पूरे स्टेटमेंट को कॉपी करना है तो कोटेशन मार्क में डायरेक्ट कोट की तरह उसको आप यूज़ कर सकते हैं और साइटेशन दे सकते हैं उसको। पैराफ्रेजिंग भी की जा सकती है, मतलब आप आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिखिए और फिर साइटेशन दे दीजिए। प्लेगैरिज्म डिटेक्शन टूल्स हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, लाइक टर्निटिन, ग्रामरली, ऑथेंटिकेट। इनको आप यूज़ करिए और उसमें चेक करिए कि आपका कंटेंट कितना सिमिलैरिटी में आ रहा है। लेस देन 15% सिमिलैरिटी इंडेक्स को ही माना जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइटेशन रूल्स को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि ये एकेडमिक इंटीग्रिटी पॉलिसीज़ और एक एथिक्स में आता है। तो साइटेशन गाइडलाइन को सभी ऑथर्स को अच्छे से समझना चाहिए। फिर साइटेशन कहाँ कहाँ होता है, तो फिगर साइटेशन इन टेक्स्ट होता है, टेबल साइटेशन इन टेक्स्ट, एब्रिविएशंस एंड फुटनोट्स, ये सबको भी हमको प्रॉपरली लिखना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब हमको जर्नल को सिलेक्ट करना है तो क्या देखना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एम्स एंड स्कोप्स देखिए कि जो आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो उस जर्नल के एम्स एंड स्कोप्स में एप्लीकेबल है कि नहीं है, तभी आप वहाँ पर डालिए। दूसरा, ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस या उनके गाइडलाइंस को देखिए। ये 2 पॉइंट्स अगर
आपने नहीं ध्यान दिया है तो इमीडिएट डेस्क रिजेक्शन हो जाता है, एडिटर ही आपका पेपर 2 दिन के अंदर वापस कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे कि मिसमैच हो रहा है, नॉवेल्टी और सिग्निफिकेंस भी नहीं है तो भी आपका पेपर वापस आ जाएगा। डुप्लीकेट और प्रीवियसली रिजेक्टेड समेशंस एकदम बिना चेंज किए, बिना इम्प्रूव किए आप डालेंगे तो भी वहाँ रिजेक्शन होगा। प्लेगैरिज्म नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पुअरली स्ट्रक्चर्ड मैन्युस्क्रिप्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, लाइक पुअर लैंग्वेज, मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन और एथिकल इश्यूज। तो डेस्क रिजेक्शन की बात करें तो फर्स्ट उसमें आता है पुअर लैंग्वेज, यानी टाइपिंग एरर है, ग्रामेटिकल एरर्स है। एथिकल इश्यूज में देखें तो एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं है, प्लेगैरिज्म है, ऑथेंटिकेशन नहीं है, और जहाँ पर कुछ रिसर्च वर्क है वहाँ एनिमल ह्यूमन एथिकल क्लियरेंस होना ज़रूरी है। मैन्युस्क्रिप्ट के प्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑथर्स गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो होना चाहिए, साइटेशन प्रॉपरली होना चाहिए, रेफरेंस में है तो अंदर साइट होना चाहिए कंटेंट, फिर रेफरेंस की जो स्टाइल है वो जर्नल के हिसाब से ही होना चाहिए, और जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस में दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, उसको मैच होना चाहिए। अगर आपको अगर सपोज उसमें लिखा हुआ है कि इतना फॉन्ट साइज है, इतने नंबर ऑफ पेजेस होना चाहिए, ये आपका सपोज 6500 ही वर्ड्स होने चाहिए और आपने उसमें 8000 डाल दिया तो अल्टीमेटली वो आपका वापस आ जाएगा पेपर। अब बात करते हैं वेयर टू पब्लिश। तो हमको देखना है कि अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स हो, लाइक SCI जर्नल्स, एल्सेवियर, स्कोपस, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, UGC केयर और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स को अच्छा माना जाता है। इम्पैक्ट फैक्टर जो है आप थॉमसन रॉयटर्स की जो लिस्ट है उसमें देखिए, और जो लिस्ट निकलती है प्रॉपर इनकी, वहाँ पर आप उस जर्नल को चेक करिए, क्योंकि कभी कभी फेक इम्पैक्ट फैक्टर्स भी किसी किसी जर्नल के पेज पे दिखता है। तो आप प्रॉपरली अपने जर्नल को अच्छे से सेलेक्ट करें, क्योंकि आपने एक अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट बनाया है तो वो आपका अच्छे जर्नल में ही पब्लिश होना चाहिए। सो कंक्लूजन एंड में हम बात करेंगे कि आपको कम से कम पास्ट 2 to 3 ईयर्स का क्वालिटी लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, वैसे तो रिकमेंडेड है पास्ट 5 ईयर्स का। प्लेगैरिज्म फ्री होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि 15% सिमिलैरिटी इंडेक्स से कम होगा तभी आपका मैन्युस्क्रिप्ट आगे जाएगा। फिर टेबल्स और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, प्रॉपर रेफरेंसेस हो उसमें, ऑथर का जो ओपिनियन है वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए फॉर स्कॉलर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर एनी रिव्यू आर्टिकल। फिर मैक्सिमम 90 to 100 रेफरेंसेस हो, और साथ में जो अगर 100 क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स हैं तो उसमें से 20% डिस्कशन के लिए यूज़ हो, जो कि आपके अपने वर्ड्स में ग्राफ और फिगर में होना चाहिए, और बाकी 80% कंटेंट जो है वो टेबल के फॉर्म में कंपाइलेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा लिखा जो होता है वो मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा नहीं माना जाता है। कम पेजेस में जितना कंसाइज वे में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देंगे उतना अच्छा एक रिव्यू आर्टिकल को माना जाता है। तो ये हमारे कुछ ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था कैसे रिव्यू आर्टिकल लिखना है, टाइटल पेज कैसे बनाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का, फिर रिसर्च आर्टिकल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर पब्लिकेशन हाउसेस फार्मेसी जर्नल्स के कौन कौन से हैं, इसके अलावा ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, कुछ 5 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हमने बताया था, कुछ जनरल पब्लिकेशन से रिलेटेड हमारा एक वीडियो है, फिर कैसे हम जर्नल को सिलेक्ट करते हैं, जर्नल मैट्रिक्स क्या होता है उसके ऊपर भी एक वीडियो है। तो हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑन पब्लिकेशन टिप्स, उसको जाके ज़रूर देखिए। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।